नमस्कार। आज हम फिजिक्स में 12th क्लास से रिलेटेड सिलेबस की बात करेंगे और इनफैक्ट 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसकी स्टडी शुरू करेंगे और उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ से ये 12th क्लास का सिलेबस शुरू होता है और 12th क्लास के सिलेबस को शुरू करने से पहले कुछ खास बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और जो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन तो हमारे पास ये होना चाहिए कि 12th क्लास और 11th क्लास के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, 11th क्लास और 12th क्लास के सिलेबस में क्या रिलेशन है, ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए। तो चैप्टर वाइज देखें तो डिफरेंस है 12th और 11th के सिलेबस में। जो डिफरेंस फंडामेंटल जो मुझे पर्सनली लगता है, 11th क्लास के सिलेबस में आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हैं इजीली। मतलब आप वैसे सिस्टम, वैसे ऑब्जेक्ट्स या वैसे फिजिकल फिनोमिनल इफेक्ट्स के साथ डील करते हैं जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इजीली आप विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो 12th क्लास के सिलेबस में रिलेटेड बातें होंगी उनको विजुअलाइज, फिजिकली विजुअलाइज कर पाना, अपने आसपास उस तरह के फिनोमिनन को देखना, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ये थोड़े से कम मिलेंगे। थोड़े से क्या मतलब ऑलमोस्ट नहीं के बराबर मिलेंगे, रेयरली मिलेंगे। तो यहाँ पर एक बात आ जाती है कि 11th क्लास के सिलेबस में हम चीज़ों, क्योंकि जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं उनको समझना ज़्यादा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू 12th क्लास। बस इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 12th क्लास के सिलेबस को हम समझ ही नहीं सकते या उसको समझना 11th क्लास के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने से ज़्यादा टिपिकल है, ज़्यादा मुश्किल है। तो 12th क्लास के सिलेबस को मेरे हिसाब से और आसानी से समझा जा सकता है। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, मतलब इंफॉर्मेशंस हर चैप्टर में ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टीज हैं ज़्यादा हैं। तो 12th क्लास का सिलेबस 11th क्लास के सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव, अब ये डिस्क्रिप्शन जब हम पढ़ेंगे चैप्टर्स का तभी आपके बाद डिटेल्स में समझ में आएगी। तो ये तो डिफरेंस हो गया दोनों में। तो सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? सिमिलैरिटी हम यूं कह सकते हैं कि 12th क्लास के जो इंफॉर्मेशंस हैं उनका कैलकुलेशन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट और उनको पढ़ने के जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो सारे के सारे 11th क्लास में हम ऑलरेडी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं पढ़ चुके होते हैं। जैसे हम डिफरेंशिएशन की बात करें, इंटीग्रेशन की बात करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, तो वो हम ऑलरेडी 11th क्लास के हर चैप्टर में थोड़ा बहुत देखते रहते हैं। उसके अलावा वेक्टर्स से रिलेटेड कैलकुलेशन, क्योंकि फिजिक्स में स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया 11th क्लास में कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर की इंफॉर्मेशन अगर हमें है तो चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। अगर आपको वर्क, एनर्जी, पावर की इंफॉर्मेशन है तो एक तरह से बस फिनोमिनल नई डेफिनेशंस आ जाएंगी, लेकिन उनको कैलकुलेट करने का तरीका आसान हो जाएगा। तो वैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 11th क्लास के चैप्टर्स की अगर आपको डिटेल्ड नॉलेज है, मैं रिलेशन की बात करूं, डिफरेंस हमने समझ लिया, रिलेशन में अगर 11th क्लास के कुछ चैप्टर्स की आपको डिटेल्ड नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, तो एक तरह से 12th क्लास पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। आपके पास नए नए डेफिनेशंस होंगी और उनको कैलकुलेट करने के तरीके वही होंगे जो आप ऑलरेडी 11th क्लास में कर चुके हैं। पर अब क्योंकि 11 कई बार ऐसा होता है कि 11th क्लास हमने पूरा पढ़ लिया और सारी इन्फॉर्मेशन हर चैप्टर से रिलेटेड हमें ढंग से याद नहीं है, तो क्या वैसी कंडीशन में फिजिक्स समझ में नहीं आएगी? इसका जवाब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। कहीं कहीं अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट के डिटेल्स नहीं पता है, तो कहीं कहीं बीच बीच में प्रॉब्लम आ सकती है, बट उसको एलिमिनेट करना बड़ा आसान है। आप एक बार जाएं और उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करें और फिर आप दोबारा उस 12th वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगी। पर्सनली मैं फिजिक्स में जो भी हम 12th क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे, कोशिश करूंगा कि 11th क्लास का जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो उसको ब्रीफ में वहां पे थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं, सो दैट कि आपको रिवीजन की भी जरूरत ना पड़े, या अगर थोड़ी थोड़ी चीजें याद हैं तो आप उसको आसानी से यहाँ पे रिलेट कर पाएं और 12th क्लास के सिलेबस को इजीली समझ पाएं। तो ये इसमें डिफरेंस हो गया। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ टॉपिक्स के मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, कुछ कैलकुलेशंस के मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, जिनको आप पहले रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद अगर आप इन चीजों की शुरुआत करेंगे तो और ज्यादा आसानी होगी। तो रिवाइज करने के लिए सबसे पहला जो और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो 11th के भी हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट था, 12th के भी हर चैप्टर में है, तो उसके लिए हमारे पास वेक्टर।
वेक्टर हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होगा, मैग्नेटिज्म में भी यूज होगा, भरपूर तरीके से इस्तेमाल होता है वेक्टर्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनएलएम के बारे में बात करें तो ये यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि यहाँ भी हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, कहानी ही यहाँ की फोर्स से शुरू होती है। तो जब भी हम फोर्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट यूज होंगे ही, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमें लगता है तीसरा, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये 11th क्लास के वो जो टॉपिक्स हैं जिसका हमें यूज करना होता है। सर्कुलर मोशन भी बीच बीच में कहीं कहीं यूज होगा, और रोटेशन के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे। रोटेशन में भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और या फिर हम बात करें तो वर्क एनर्जी पावर में भी स्पेशली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज वेल। इस तरह के जो बीच बीच में 2-4 टॉपिक्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और वैसे तो एसएचएम के भी क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एसएचएम भी हमें इसका फंडामेंटल पता होना चाहिए। अब इसको देख के लग रहा हो कि यार इसने तो पूरा 11th क्लास का पूरा चैप्टर लिख दिया, तो हमें क्या पूरा ये पहले पढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक बार गो थ्रू हो जाए, एटलीस्ट बेसिक बातें भी आपको पता हो तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये पूरा चैप्टर पढ़ें और इसे बड़े बड़े क्वेश्चंस करें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बट ये है कि पता होना चाहिए। फंडामेंटल डेफिनेशंस, फंडामेंटल कैलकुलेशंस हमें पता होने चाहिए। जैसे वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अगर आप बेसिक भी जानते हैं, मतलब समझते हैं चीजों को कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, तो आप आराम से 11th क्लास में उसके 12th क्लास में उसके एप्लीकेशंस को समझ पाएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इन चीजों को रिवाइज कर लेने चाहिए, इस क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शंस वगैरह को। एनएलएम में भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, बेसिक सी बातें होती हैं, इक्वेशंस, एक्सेलरेशंस के लिखना। वर्क एनर्जी पावर में भी एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का क्या मतलब होता है, पावर का कैलकुलेशन कैसे होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, और उसके छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये भी रिवाइज हो जाएगा। वैसे ही सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, इस सब से काम चल जाएगा। रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और वैसे ही एसएचएम की जो बेसिक इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इन सभी इंफॉर्मेशंस के बेसिक्स आइडिया आपको होने चाहिए। ये डिटेल में बताने का मेरा मकसद यही है, क्योंकि 12th क्लास का सिलेबस आपके बेहतर समझ में आए, आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहे और वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं, इसलिए फंडामेंटली स्टोरी को यहाँ से शुरू करना बेहद ज़रूरी था। तो ये बात हो गई 11th क्लास के उन चैप्टर्स के बारे में जो हमें इस पर्टिकुलर 12th के सिलेबस में यूज करना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन, नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी कौन है? स्टेशनरी, यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम एक क्वांटिटी देखेंगे, चार्ज। अभी हम चार्ज के बारे में डिटेल में बात कर देंगे, फिलहाल चार्ज के रेफरेंस से मैं बता देता हूँ कि क्या होता है ये बेसिकली, इस चैप्टर में इसका क्या रोल है। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, एक फिनोमेनन है जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। नेचर में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनकी ही हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। तो एक ऐसा फिनोमेनन है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, कोई प्रोटॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ये सब बेसिक बातें तो आप बचपन से ही सुनते और पढ़ते हुए आए होंगे। तो उसी बिहेवियर को हम इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमने डिफाइन किया, हमने चार्ज माना है। और चार्ज अगर स्टेशनरी होता है तो क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, स्टेशनरी चार्ज के आसपास के एनवायरनमेंट में कौन कौन से कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, उन सब की बात हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब चार्ज
एट रेस्ट, एक चार्ज है, रेस्ट पे है, और उसकी वजह से कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होंगे उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। और एक और बात है कि चार्ज रेस्ट पर है, इसका मतलब कभी ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल ही रेस्ट पर है, थोड़ा मोशन भी हो सकता है इस पर्टिकुलर, लेकिन उस मोशन का कोई इफेक्ट एडिशनल उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। मूविंग चार्जेस के साथ और भी चीजें ऐड हो जाती हैं, लेकिन उन चीजों को फिलहाल हम आगे आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, मैग्नेटिज्म में उनकी बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात करेंगे चार्ज एट रेस्ट, या फिर चार्ज जो स्लो मूविंग है, मतलब जिसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, या यूं कहें कि अगर हम कभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में चार्ज के मोशन की बात करेंगे भी, तो उसके मोशन वाले इफेक्ट्स को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे, और हम सिर्फ स्टेशनरी बिहेवियर की ही स्टडी कर देंगे। इसलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसकी हम स्टडी शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस पर्टिकुलर पूरे 12th क्लास के सिलेबस में जो सबसे बेसिक चीज निकल के सामने आती है वो है चार्ज। चार्ज आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो इस बात का मतलब क्या है, चार्ज क्या है एग्जैक्टली, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो चार्ज अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग बुक्स में समझाने की कोशिश की गई है चार्ज क्या है। जो मुझे पर्सनली लगता है कि चार्ज को हम कैसे उसके बारे में लिख सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन चार्ज के बारे में दे सकते हैं, वो मैं यहां लिखता हूं, फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। इट इज द intrinsic quantitative measurement of electrical and magnetic behavior of fundamental particles। बेसिकली हम यहां बात करेंगे, यहां ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो अब ये नेचुरल है, चीजें कहाँ क्यों है इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम में होते हैं, नेचुरली नेचर में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए उस पर्टिकुलर पार्टिकल के साथ जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हमने लगाया है वो उसको ही हम चार्ज बोलते हैं। मतलब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का होता है कि कोई भी फिनोमेनन है तो उस फिनोमेनन का क्या मैग्नीट्यूड है या कितना। जब भी आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट या किसी मटेरियल की बात करते हैं या किसी फिनोमेनन की बात करते हैं तो आप सिर्फ उस फिनोमेनन को पढ़ने से काम नहीं चलता, पता होना चाहिए कि अमाउंट क्या है, कितना है अमाउंट। तो और डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर जो चार्ज पार्टिकल्स का है, इनको स्टडी करने के लिए हमने एक टर्म बनाया दैट इज कॉल्ड चार्ज, और वो चार्ज उस इंट्रिंसिक बिहेवियर को मेजर करने का एक जरिया है, हम कह सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल डेफिनेशन हो सकती है, या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ एसोसिएटेड एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को ही हमने नाम दे दिया चार्ज। इंट्रिंसिक, यहां पे एक और बात फोकस करने वाले हैं, इंट्रिंसिक वर्ड का क्या मतलब है। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है कि आप इस प्रॉपर्टी को इन एलिमेंट्स से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। मतलब आप एक ऐसा इलेक्ट्रॉन चाहो बना लो कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल ना करे या दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट ना करे, ये वाली प्रॉपर्टी उससे छीन ली जाए, ये वाली प्रॉपर्टी वैनिश कर दी जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, किसी भी फिजिकल फिनोमिनन से या किसी भी एक्सपेरिमेंट
से वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है और इसका हम इसके प्रॉपर्टीज में भी यूज करेंगे। जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इस डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो नेचुरली ऐसा ही एग्जिस्ट होता है और अभी तक हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं है कि हम ऐसा इलेक्ट्रॉन बना लें या फिर प्रोटॉन बना लें जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी ना रखता हो। तो यहां समझने वाली बात है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल एलिमेंटरी पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दैट इज यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर of electrical and magnetic behavior that exists naturally along with these two fundamental particles। तो ये हो गई चार्ज की डेफिनेशन, इसे नोट कर सकते हैं। अब क्योंकि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक जरिया है उस बिहेवियर को मेजर करने का, तो मेजरमेंट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? यूनिट एक स्टैंडर्ड डेवलप करना पड़ेगा हमें। तो यूनिट क्या होना चाहिए चार्ज का? तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम, डी ऑगस्टिन कूलम एक साइंटिस्ट थे, उनके रिस्पेक्ट में ही हमने चार्ज का यूनिट को नाम ही दे दिया कूलम। और कूलम को हम जनरली 1 कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट देते हैं तो हम कैपिटल सी लिखते हैं। तो चार्ज की जो यूनिट है वो है कूलम। एक और यूनिट होती है, जैसे आप मीटर में लेंथ मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर, वैसे ही चार्ज को मेजर करने की एक और यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ कूलम। तो हम ऐसा कह सकते हैं अनदर यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको स्मॉल में ESU भी लिखा जाता है, ESU भी हम कह सकते हैं। और इन दोनों में एक रिलेशन होता है 1 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कूलम से थोड़ी सी छोटी यूनिट है। वैसे ज्यादातर यूज कूलम का ही करेंगे, हालांकि कूलम एक बड़ा यूनिट होता है, लेकिन हम इसको मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम में ही जनरली आपको क्वेश्चंस में या बुक्स में मिलेंगे एग्जाम्पल्स। लेकिन कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस में ये यूज कर लिया जाता है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 ESU। तो अगर आगे कभी जरूरत पड़े तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये होगी चार्ज की इंफॉर्मेशन, चार्ज क्या है उसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, और साथ ही साथ उसके ये यूनिट्स हो गए। एक और यूनिट आपको कहीं मिल सकता है दैट इज कॉल्ड फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम होता है, पर वो ज्यादा यूज नहीं है। हालांकि SU भी ज्यादा नहीं यूज होगा, मेनली यूज होने वाला कूलम ही है। तो ये हमने यूनिट की बात कर ली, मेजरमेंट और साथ ही साथ यूनिट, इसे भी नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चार्ज किसके पास है। ये जो चार्ज हमने डिफाइन किया वो कहां से आया? तो जैसा कि हमें पता है कि फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की स्टडी करने के लिए हमने चार्ज का यूनिट डिफाइन किया। तो चार्ज किसके पास है? कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास यूनिवर्स में या नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? तो फंडामेंटली हमारे सिलेबस में जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ये दो ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी होती है। और इन पे फिर कितना चार्ज होता है, तो इस अमाउंट को जानने के लिए हम एक छोटा सा नोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक नोटेशन है E। ये एक सिंबल है जो बार बार यूज होता रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में या फिर आने वाले भी फिजिक्स में। तो 1 एक नंबर देखना, समझना इसको, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये देखो कितना छोटा अमाउंट है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एक अमाउंट है चार्ज का, एक मैग्नीट्यूड है जिसको सिंबॉलिकली E से रिप्रेजेंट करते हैं। E का मतलब इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। E इस पर्टिकुलर नंबर के लिए बार बार हम ये ना लिखना पड़े, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से। E का मतलब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये है कि ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा क्या है कि हमने इसको E मान लिया और इसी पर्टिकुलर नंबर को ही E क्यों माना? बिल्कुल इसका जवाब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है
वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो इस पे जीरो, कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अभी हम बात करेंगे न्यूट्रल सिस्टम क्या है, चार्ज्ड सिस्टम क्या है। अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात कर लेते हैं तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2e होता है, मतलब इस चार्ज का डबल। मतलब अगर हम इसको वैल्यू पुट कर दें तो ये 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। अब यहां से हमें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, यहां पे नेगेटिव साइन लगा है, अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। एक प्रोटॉन पे आप देख सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, और अल्फा पार्टिकल पे भी जो चार्ज है वो इस पर्टिकुलर अमाउंट का ही डबल है। और आगे हम ये भी देखेंगे कि किसी भी सिस्टम पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो इसी अमाउंट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में स्टडी करेंगे, और ये नेचर में ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो अब सवाल ये है कि इतना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, इस बात का क्या मतलब है। एक इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज रखता है, इस बात का क्या मतलब है। तो इस बात का मतलब ये है कि जो हमने 1 कूलम डिफाइन किया है उस 1 कूलम का ये पर्टिकुलर अमाउंट एसोसिएटेड है एक इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया, उस स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अब यहां लगा है माइनस और यहां पे लगा है प्लस। प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है। तो ये जो प्लस माइनस है वो इनके नाम है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करते। मतलब इसका ये नहीं हुआ कि ये पॉजिटिव है तो बड़ा अमाउंट हो गया, ये नेगेटिव है तो छोटा अमाउंट हो गया। इसमें प्लस और माइनस इनके नाम दिए गए हैं। तो अब इनके नाम क्यों दिए गए हैं, तो एक्सपेरिमेंट जो अभी तक की स्टडी हुई है उसमें एक्सपेरिमेंट्स के ड्यूरेशन में ये हमें पता चला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है और प्रोटॉन्स पे जो चार्ज है दोनों के बिहेवियर अलग अलग हैं। मतलब 2 प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं और एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जो नेचर है उसका अमाउंट तो सेम है। मतलब किसी पर्टिकुलर फिनोमिनन के लिए को डेवलप करने के लिए दोनों सेम तरीके से कैपेबल हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों के बिहेवियर अलग अलग होने की वजह से, और सिर्फ अलग अलग ही नहीं ऑपोजिट होने की वजह से उनके नाम हमने पॉजिटिव नेगेटिव कर दिए। हालांकि ये नाम कुछ और भी हो सकते थे, कुछ भी जैसे नाम होता है जनरल, जैसे कूलम है नाम, तो वैसे ही इनमें भी कुछ नाम कर दिए जाते हैं, लेकिन इनका नाम कुछ और ना होके पॉजिटिव नेगेटिव किया गया। वजह यह है कि इनका जो सिग्निफिकेंस है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में वो काफी सिमिलर है पॉजिटिव नेगेटिव होने से। तो और बाकी कैलकुलेशंस में भी आपको पता लग जाएगा कि इनके पॉजिटिव नेगेटिव नाम क्यों हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके नेचर को नेगेटिव बोलेंगे, और प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, और अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव ही होता है, प्लस यहां पे लिख दिया। तो ये एक फंडामेंटल नेचर है, इसको कॉपी कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो डेफिनेटली एक कूलम चार्ज कैसे होगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। तो ऐसे जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर जगह पे एक्यूमुलेटेड हों, अगर हम ऐसा समझें, तो 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या होगा। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके पास 1 कूलम चार्ज है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट हैं या वहां से रिमूव कर चुके हैं। अभी डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो 1 कूलम चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज प्रोवाइड करता है, इसलिए फॉर 1 कूलम चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n
कितना होना चाहिए? तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नंबर देखो कितना ज्यादा है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब मिलते हैं तो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि यूनिट कूलम 1 कूलम चार्ज का सिस्टम होता है। पॉजिटिव नेगेटिव की हम देखेंगे, बाद में बात करेंगे, इसे नोट कर सकते हैं। अब हम आगे स्टडी को बढ़ाने से पहले एक बात बहुत समझ लेना बेसिक जरूरी है। अभी हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि ये नई चीजें हैं, नई नई इंफॉर्मेशंस हैं, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी क्या है, कितना अमाउंट है, क्या मैग्नीट्यूड है, सो दैट कि जब आगे इन टर्म्स का हम बार बार यूज करें तो दिमाग में ये रहे कि एग्जैक्टली ये चीजें क्या है। क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, इक्वेशन, डेरिवेशन, ये तो बहुत बात की बातें हैं, वो सब निकल के आते हैं बेसिक डेफिनेशन से ही। तो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को आप जितना गहराई में जाके समझ रखे होंगे, उसकी फंडामेंटल्स जितनी ढंग से पता होंगी, चीजें आगे उतनी ही आसानी से क्योंकि हम 12th क्लास के सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर एक छोटी बात हमें पता हो। तो हम अब बात कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम के बारे में। सिस्टम और ऑब्जेक्ट, या फिर आप बॉडी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम, ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, ये क्या होता है? और इसके बाद एक और हम इसमें इसी में ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ चार्ज्ड सिस्टम और अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और अ चार्ज्ड बॉडी। अब इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम को समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ, विड्थ सब इक्वल है। अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और इसका हम मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 3 कूलम, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है यहाँ पे जिसे हम थोड़ी देर के लिए Q से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर ये 3 कूलम और ये Q चार्ज अगर एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे रखे हुए हों, तो ये 3 कूलम वाला चार्ज इस Q चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, इस तरफ अप्लाई करेगा, यहाँ पे अप्लाई करेगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए F1 मान लेते हैं, रिपेल अगर करता है। अगर हम 3 कूलम चार्ज के ही बिल्कुल क्लोज यहां पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज रख देते हैं, वेरी क्लोज, सो दैट की सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी क्लोज टू कंपेरेबल टू 0, और हम यहां पे -3 कूलम चार्ज ले लेते हैं, तो -3 कूलम और +3 कूलम चार्ज एक ही जगह पर आ गए। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक पॉइंट सिस्टम बन गया, और ये जो सिस्टम है ये इस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इधर अप्लाई करेगा, उसमें ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, चलो हम इसको F पॉजिटिव मान लेते हैं, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको हम F नेगेटिव मान लेते हैं। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्जेस एक ही जगह पे लोकेटेड है और इस पॉइंट चार्ज का इसके साथ जो सेपरेशन है वो फिक्स्ड है, तो जितना फोर्स पॉजिटिव चार्ज ये इस पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये चार्ज भी इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा, और ये दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होने से इस पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स जो है वो होगा 0। ये एक फंडामेंटल डेफिनेशन है, क्योंकि एक बार बार मिसकॉन्सेप्शन मतलब दिमाग में बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया है, +3 कूलम -3 कूलम अगर एक ही जगह पे रखें, उनके बीच में सेपरेशन ऑलमोस्ट 0 है, तो अपने सराउंडिंग में कोई भी पॉइंट चार्ज आएगा तो उस पर नेट फोर्स वो 0 अप्लाई करेंगे। नेट फोर्स 0 क्यों अप्लाई करेंगे? बड़ा सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है, पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, एक ही जगह पे डिस्टेंस वगैरह सब सेम होने की वजह से इन दोनों के फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इसलिए नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? 0। इसलिए इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम बोलते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम की डेफिनेशन यूं हो गई, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसी बॉडी जिसके आसपास कोई इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता, उस तरह के सिस्टम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम बोलते हैं। यहां पर समझने में एक मिसकॉन्सेप्शन की जो मैं अभी बात कर रहा था वो ये है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 3 कूलम और -3 कूलम ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया।
इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एक जगह पे रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को वैनिश कर देंगे। ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा दिमाग में नहीं रखना। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम होने का ये एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम बोलते हैं। और अब चार्ज सिस्टम क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे।